दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारे साथ बागपत से अरेली के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं और वो प्रचार में निकले हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि उनकी प्रचार की कार्यशैली कैसी है, दिन भर वो कैसे घूमते हैं, शेड्यूल को कैसे मेंटेन करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम ये देख रहे हैं आपके जो प्रोग्राम्स इशू होते हैं, कई बार उनमें ऐसा होता है, जैसे आज के शेड्यूल में एक गांव बेरठ जिले के छोर पे है, एकदम पांचली धन सिंह कोतवाल का गांव, और एक गांव फिर नैथला है जो एकदम यमुना के बॉर्डर पे है बागपत में। तो और फिर आपको निकलते हुए इंटीरियर के गांवों से बड़ौद तक जाना है शाम तक। तो कैसे मेंटेन कर पाते हैं, कितना सफ़र डेली कर लेते हैं इसमें? सफ़र तो मैं सुबह 7 बजे अपने चुनाव प्रचार का अभियान शुरू कर देता हूँ। 7 बजे 8 बजे निकल जाता हूँ मैं। उसके बाद मैं लगातार चलता हूँ, कंटिन्यूस चलता हूँ। मैं रुकता नहीं हूँ। जिस गांव में मेरा कार्यक्रम है उस गांव में रहूँगा, उसके बाद अगले गांव में चल दूँगा। और मुझे कभी महसूस नहीं होता। आज भी मेरा जो पहला कार्यक्रम आज मेरा यहाँ पांचली गांव तो मेरठ से सटा हुआ है। और उसके बाद मेरा जानने में कार्यक्रम था, अभी त्यागी ब्राह्मण सम्मेलन था, वो मैंने अभी किया है। अब उसके बाद मेरा कार्यक्रम वहाँ से शुरू है, जो सोनीपत के बिल्कुल बॉर्डर से, जमुना के पास से, नैथला से शुरू है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस समय मेरा दिमाग सीधा वहीं लगा हुआ है। वही चिंता मुझे कि मुझे वहाँ समय पर पहुँचना, ताकि लोगों को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। और मैं उनसे अपने वोट की अपील कर लूँ, और उनसे ये अपील कर लूँ कि आप गठबंधन को वोट देकर नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और जयंत चौधरी जी के हाथ मजबूत करें, उनको ताकत दें, उनको शक्ति दें, ताकि वो देश के लिए बड़ा काम कर सकें, देश को दुनिया के सर्वोच्च शिखर तक ले जाएं। उसी पर प्रयास कर रहा हूँ, उसी के लिए अपील कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। शायद 5 मार्च को आपके टिकट की घोषणा हुई थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो उसके बाद जब हमारी आपसे बातचीत हुई तो तब हम घर भी गए गांव आपके, वहाँ से पता चला कि आपके खाते में 3000 रुपये हैं। जब आपने नॉमिनेशन फाइल किया तो वो 60,000 हो गए। और अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है, बहुत सारे खर्च भी होते हैं और खर्च की सीमा भी 95 लाख है। कैसे मेंटेन हो पा रहा है? जब मुझे तो पता ही नहीं चलता। सब मेरे चुनाव को तो आम लोग लड़ रहे हैं, आम जनता लड़ रही है। कौन क्या क्या काम कर रहा है, कौन क्या जिम्मेदारी निभा रहा, ये सब वे अपना आप ही कर रहे हैं। मुझे नहीं कुछ पता चल पा रहा है। और ना मुझे कभी मेरे सामने कोई ऐसी चुनौती आई है, ना डिमांड आई है कि भाई इस चीज़ का प्रेशर है। मुझे पता भी नहीं चल पा रहा और सारे काम अपने आप होते जा रहे हैं। आपने इस बीच खाता चेक करा? कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों ने उसमें चुनाव लड़ने के लिए पैसे डाल दिए? मैंने खाता चेक किया अभी क्या? मुझे समय नहीं मिला, ना मैं चेक कर रहा हूँ। और ये है कि सब कोई अपनी गाड़ी लिए घूम रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, और लगे हैं, सबका मिल रहा है प्यार। जो कहीं भी खर्चा किसी भी चीज़ में हो रहा है तो पब्लिक अपना इकट्ठा कर लेती है अपना आप ही। और जो जिस चीज़ में कहीं ज़रूरतें में तो देना है करते हैं, वो लोग कर रहे हैं। और वो उसके जो क्योंकि चुनावी खाता है वो खुला है, उसमें पैसा वो जमा कर लेते हैं, उसमें से निकाल के वो कर लेते हैं। आपने एक भाषण में कहा कि जब टिकट हुआ तो पूरी रात नींद नहीं आई और आज सोचते रहे कि इतना बड़ा चुनाव में कैसे लड़ूंगा। हाँ, जब तो ये कब तक चलता रहा? कितने दिन चला ये सिलसिला कि रात में नींद नहीं आई, दिन भर भीड़ में रहे और चिंता रही कि कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे जो न्यूनतम खर्चे हैं, जमानत राशि का इंतजाम, चूँकि खाते में तो पैसे नहीं थे आपके इतने? देखो, वो तो यही कि रात चिंता रही मुझे। जब मेरी शाम को घोषणा हुई तब रात भर तो चिंता रही मुझे। लेकिन जब मैं सुबह उठकर चला वहाँ से, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कचहरी पुल नज़दीक है, जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र रहा हमारा लंबे समय, छात्र राजनीति से लेकर, वहाँ सब्जी बेचने वालों के ठेले लगे हैं। और वो जब मैं वहाँ को चला तो उन्होंने अखबार पढ़ा था, तो उन्होंने कहा, उनको जानकारी थी अब ये तो अपना यहीं अपना घूमते रहे, लोगों के, गरीबों के, मजदूरों के, सबके साथ अपना उनके काम में धाम में उनके साथ खड़े रहते हैं। उनको पता था कि इनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने जब ये कहा कि बाबूजी चिंता मत करना, हम सब्जी बेचते हैं, सब्जी की कमाई से, आमदनी से जो हमारी से जो पैसा हम इकट्ठा करा, आप जिस दिन अपना नामांकन करो, जो आपने जमानत राशि जमा करो वहाँ पर, आप हमारी इस कमाई से उसे जमा कर देना, आप चिंता मत करना, हम सब आपके साथ खड़े हैं। बस तभी उनके उन शब्दों से मेरा मनोबल बढ़ गया। मुझे लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है। जब मजदूरी करने वाला एक इंसान जो अपने परिवार को मजदूरी करके पाल रहा है, और वो मेरी इतनी चिंता कर रहा है कि चुनाव की जमानत राशि वो हमारी सब्जी बेचने की जो कमाई है उससे मैं जमा करूँ, तो जब उन्होंने ये शब्द कहे तो वहीं से मेरा मनोबल बढ़ गया। और फिर मैं अपना मिशन पे आ गया, चल गया। फिर नहीं मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं तो चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मुझे कहीं कोई दिक्कत आ नहीं रही है। जमानत राशि इसी तरह से जमा हुई फिर? वो तो ऐसी हुई है सब, वो कहीं से होने कहाँ से थी जी।
वो तो सब सहयोग उन्होंने किया, अपना जमा कर दिया, वहाँ से वहाँ जमा हो गई है। लेकिन है वो पैसा मजदूर का, गरीब का और मोहब्बत का, प्यार का पैसा है, जो मेरे लिए उन्होंने देकर वहाँ जमा करने का काम किया। और मैं तो अपने प्रस्तावक भी जब लेकर गया था नामांकन करना, तो मेरे प्रस्तावक भी समाज के उस स्तर के लोग थे सभी। मेरे पास कोई कश्यप था, कोई मेरे पास सैनी था, कोई गडरिया था, कोई वाल्मीकि था, कोई दलित था। मेरे प्रस्तावक भी सारे ऐसे थे। मैंने उन्हीं को रखा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है कि मैं उनके साथ लगा रहा हूँ, उनका लगाव, उनका अटैचमेंट मेरे साथ रहे। आप जनसभाओं में अक्सर भावुक हो जाते हैं जब चौधरी चरण सिंह का जिक्र आता है। हमने आपको मोदी नगर में सुना, बागपत में कई जनसभाओं में सुना, रोहटा में ब्राह्मण त्यागी सम्मेलन में सुना, आज भी आप ब्राह्मण त्यागी सम्मेलन में बोल रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब मुझे श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की याद आती है, उनकी तस्वीर मेरे सामने आती है, जिनके चरणों में बैठकर मैंने राजनीति करने का संकल्प लिया था और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने प्रण लिया था कि इस महापुरुष की विचारधारा को लेकर आगे चलना है। तो जब उनकी तस्वीर मेरे सामने आती है तो तब मैं ज़रूर भावुक हो जाता हूँ कि वो किस तरह के महापुरुष थे, कैसी सोच थी उनकी। जब उनका निधन हुआ, तो देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जब उनका निधन हुआ तो उनके खाते में 850 रुपये थे। मुझे प्रेरणा उनसे मिली है। वो भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। उनका मकसद था, उनका कहना था कि अगर जिस काम में आप लगे हो उसको ईमानदारी से करो और मेहनत से करो, लगन से करो और आत्मीयता से करो। वही चीज़ लेकर मैं जब चलता हूँ, और मुझे जब वो पिक्चर आते हैं मेरे सामने और ये आता है कि मैं आज उनकी कर्म भूमि से मैं प्रत्याशी हूँ, उनकी विरासत की सीट पर मैं प्रत्याशी हूँ, तब मेरे लिए भावुक होने वाली मेरे एकदम मन में भाव आते हैं कि कितना बड़ा काम मेरे पार्टी के मुखिया ने कर दिया कि मेरे उस जिनका मैं सेवक हूँ, संत हूँ, मतलब सेवा मैंने की है जिनका भक्त हूँ। चौधरी जैन जी मोदी नगर के भोजपुर में आपके भाषण की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार सांगवान जी को लगभग 9 या 10 मिनट आप बोले, जो मैंने काउंट किया, और उन्होंने कहा कि मैंने सांगवान जी को पहली बार इतना लंबा भाषण देते हुए सुना है। मैं तो अक्सर कहता था इनके मंचों पर कि आप भाषण दीजिए, तो ये हाथ जोड़ लेते थे, कहते थे नहीं आप बोल लिए, हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो आपकी जो शैली रही राजनीति करने की, उसमें हमने भी ये पूरे जर्नलिज्म के टाइम में देखा कि आप मंचों से दूर ही रहते थे। तो ये कैसे डेवलप की? ये तो एक बड़ी पेशेंस का खेल है कि आप लाइमलाइट में नहीं हैं, दूर हैं, ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। ये ताकत कहाँ से मिली? ये ताकत मुझे प्रेरणा भी मिली तो मुझे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह से मिली है। भाई मैं जिनको मैंने देखा है, पढ़ा है, उनके व्यक्तित्व को करीब से उनको देखा मैंने, तो वहीं से प्रेरणा मुझे मिली है। अब वो तो बहुत सारी चीज़ें, शिष्टाचार उनकी किताब है, उसको मैंने पढ़ा है और वो तब भी शिष्टाचार के बारे में तब भी हमें सिखाते थे, बताते थे। मुझे अक्सर मैं तो यही सोचता था कि कार्यकर्ता बन के भी आप समाज की सेवा करो तो उसमें भी आपकी पहचान उतनी ही बनी रहेगी जितना आप मंच पर जाकर भाषण देकर आप बनाओगे। और जब क्योंकि पार्टी के मुखिया जहाँ भाषण दे रहे हों, पार्टी के मुखिया जहाँ मंच पर हो, तो वहाँ हम जैसे कार्यकर्ता को उनके मंच पर जाकर ना तो कोई बाधा बनना चाहिए, ना उसमें कोई व्यवधान डालना चाहिए। और हम सब उनको सुनने आए हैं जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं, तो हमें वो चीज़ें मंच से नीचे खड़े होकर मंच से दूर रहेगा भी, वही हमें वहीं से उतनी प्रेरणा से मिल जाती है। इसलिए मुझे कभी मेरे मन में ख्याल भी नहीं आता था कि मुझे मंच साझा करना है और या वो करना। मैं शिष्टाचार जो किताब पढ़ी, शिष्टाचार जो हमें सिखाया कि आप व्यवस्था को दुरुस्त रखें, ऐसा काम करें जिससे दूसरों को आपकी आलोचना करने का उनको अवसर न मिले, इसीलिए मैं काम करता रहा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बस हमें तो यही